हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा था कि पिछला वीडियो में हम लोगों ने पहला चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। उसी चैप्टर का और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो हो सके तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक ना। और जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाते हुए। हो सके तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि हवा में प्रकाश की चाल लगभग होती है। जैसे कि प्रकाश की चाल पूछ रहा है, चाल का मतलब होता है कि गति करेगा, ठीक ना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे पूछा है कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। पहला जो आपको बोला है यहाँ पे कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बोला आपका 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तीसरा बोला आपका 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। इसमें से आपको बताना है कि चाल का जो एक्चुअली प्रकाश की चाल जो है वो कितना है इसमें से। तो आप जानते हैं कि जब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का जो चाल होता है वो कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। क्या होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए कि ऐसा है, इसमें बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने एक चीज और पढ़ाया था, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। तो ये भी है, देखिए यहाँ पे कौन सा इसमें ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ए जो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यही आपका सही आंसर है। क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला अगर देखा जाए, यहाँ पे बताया गया है कि किसी गोलीय है ना, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी अगर मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता तेजा क्या होगी, ठीक है। आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि F बराबर क्या होता है, तो R/2 ने बताया था आप लोगों ने। तो यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है तो F बराबर हम क्या करते हैं, F बराबर देखिए, हम फोकस दूरी पूछा है आप, तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, F बराबर यहाँ पे है ना, F इजकल टू कह सकते हैं R यहाँ पे कितना बताया, या दिया है नहीं दिया है, तो आप इसको बदल दीजिए। क्या करना है आपको कि R इधर आ जाएगा, ठीक ना, R यहाँ पे इधर आ जाएगा और बराबर में क्या होगा 2 यहाँ पे हो जाएगा F बाय में। अब गुना में होगा क्योंकि इंटू के बाद में तो गुना हो जाएगा, तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है 2 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी कि कितना हो गया R बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि देखा जाए आपका आंसर कौन होगा, तो देख सकते हैं ऑप्शन आपका क्या होगा बी होगा, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह गोलीय दर्पण, आपसे पूछ रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, क्या होता है वक्रित, यानी कि उभरा हुआ रहता है, उसे कहते हैं या कहलाता है, क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाएगा, क्या उत्तल दर्पण कहलाएगा, है ना, समतल, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, यानी कि दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। आपका ऑप्शन होगा इसमें वास्तविक संख्या है, उसके बाद काल्पनिक संख्या है, उल्टा है, इनमें से कोई। तो आपका आंसर पता होगा। याद रखिएगा जब भी कोई दर्पण के यहाँ पे बोलेगा कि दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब की बात बोलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक मतलब होता है कि सीधा होगा। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में है ना प्रकाश को, ठीक है ना, समांतर पुंज है ना बनाने के लिए बल्ब कहाँ रखा जाता है। तो टॉर्च के वाहनों या हेडलाइट के रूप में है ना, उसका जो बल्ब होता है उसको कहाँ रखने पर उसका क्या होगा कि जो बल्ब जो होता है कहाँ रखा जाएगा, जहाँ पे समांतर पुंज की बात कर रहा है, ठीक ना। अब इसमें इतना याद रखिएगा कि टॉर्च और वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश को समांतर पुंज बनाने के लिए बल्ब को कहाँ रखा जाता है, इसके बारे में तो समझिए। इसमें ऑप्शन दिया गया आपका वक्रता केंद्र, दूसरा बोला गया ध्रुव पे, दूसरा बोला गया फोकस पे, और चौथा बोला गया आपका वक्र फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ऑप्शन आपका क्या होगा आप बताइएगा, ठीक है ना। कि याद रखिएगा इसमें सिंपल सी ऑप्शन होगा कि जब भी हम किसी वस्तु को हम क्या करेंगे फोकस पर रखेंगे ना, तो याद रखिएगा उसको एक प्रकार का समांतर पुंज मिल है ना, यानी कि फोकस या फोकस के बहुत करीब रखेगा तो ऐसा प्रतिबिंब वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं, हेडलाइट में प्रकाश के लिए बल्ब को कहाँ रखा जाएगा, तो याद रखिएगा कि फोकस पर रखा जाता है ज्यादा ना देखते हुए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब समझ सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, आभासी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आभासी भी कहते हैं। प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, इसमें ऑप्शन आपका सीधा है ना, उसके बाद उल्टा, तिरछा होता है, आधा होता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक, ठीक ना,
और बहुत बड़ा प्रतिबिंब कहाँ और कब बनता है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बोला गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक और बहुत बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है। देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, या जब वस्तु फोकस पर होता है, या जब वस्तु ध्रुव पर होता है, या जब वस्तु अनंत पर होता है। आपको पता होगा कि कोई वस्तु अगर फोकस पर रहेगा तो वो कहाँ बनेगा, ठीक है ना, अनंत में बनेगा। और जानते हो कि जैसे ही अनंत की बात आएगी तो वहां पे थोड़ा सा इमेजिन करना आपको कि अनंत पे कोई प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा होगा। समझ में बात आ रही? तो 7 का आंसर इसमें से क्या होगा, आपको बताना है कि 7 का आंसर इसमें से क्या होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, ये आंसर होगा। नहीं तो वक्रता केंद्र पर होगा तो सिंपल सी बात है कि उसके जैसा ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि समान बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जब वस्तु ध्रुव पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, और जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसका प्रतिबिंब लग रहा है कि बड़ा बनेगा, लेकिन कैसा इसको नहीं पता है। तो याद रखिएगा कि जब वस्तु को क्या किया जाएगा, फोकस पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत में जाके बनता है, ठीक है ना, और बहुत बड़ा बनता है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन में आपका यहाँ पे है कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या कभी धनात्मक हो जाता है या कभी ऋणात्मक हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार से बोला गया। तो याद रखिएगा, अब तक पूछेगा ना तो याद रखिएगा इसका जो हमेशा जो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस आप देखें कि अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो अवतल का क्या, सॉरी, अवतल का ऋणात्मक होता है, तो उत्तल का क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात बोल रहा है, तो इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, या शून्य होगा, या अनंत होगा। ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा होगा। जल्दी से बताइए कि ऑप्शन में आपको बोला गया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा बताना है। आसान है, क्योंकि अभी देखा था आपने कि अगर अवतल ऋणात्मक होगा तो सिंपल से बात होगा कि उत्तल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाए, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नई कार्तियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार, या सीधे समझिएगा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की दूरी यानी कि यू ली जाती है, यानी कि सिंपल से वस्तु की दूरी को यू से सूचित किया जाता है, यू ली जाती है, तो उसका प्रतिबिंब के बारे में वो धनात्मक होगा, है ना, या ऋणात्मक होगा, या धनात्मक या ऋणात्मक होगा। तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी मैंने आपको पढ़ाया था तो आप जाके देख सकते हो। चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की दूरी ली जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है बताना होगा कि ऑप्शन आपका क्या होगा कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा या और चीज होगा जिसमें आपको समझना है। देखिए, जब भी बोलेगा ना चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की दूरी क्या है ना, तो वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण यानी कि बताया गया आपका इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, और आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहाँ स्थित रहती है। ऑप्शन में आपका है कि अलग अलग तलों में होता है, दूसरा ऑप्शन आपका है एक दूसरे के समांतर होता है, तीसरा ऑप्शन है कि केवल लंबवत दिशा में होता है, और चौथा ऑप्शन है कि एक ही तल में होता है। तो ऑप्शन में अलग अलग तलों में तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक दूसरे के समांतर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका केवल लंबवत दिशा में, ये भी गलत हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन है कि एक ही तल में, है ना, तो आपको पता होगा यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपतित किरण, यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते या समतल में होते। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। यदि किसी दर्पण का आवर्धन, यदि किसी दर्पण का आवर्धन, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि m बराबर +1 बोल रहा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आवर्धन बता रहा है m, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे बोला गया कि आवर्धन कि यहाँ पे प्लस है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन अगर +1 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, सॉरी प्रकृति की बात हो रहा है कि वास्तविक होगी या आभासी होगी, या है ना, या वास्तविक या सीधा होगा, या आभासी और सीधा होगा, या आभासी और उल्टा होगा। ऑप्शन में आपको क्या है इसमें से देखिए और सही टिक करके आप कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा कि वास्तविक होगा ये बोल रहा है, या आभासी होगा ये बोल रहा है। ऑप्शन में आपका उल्टा है, सीधा है, और यहाँ पे क्या वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा आभासी प्रतिबिंब और उल्टा। ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो जब भी आवर्धन की बात आएगी ना तो वहां पे क्या करना है, आपको वास्तविक या सीधा डालना है, या उसमें आप कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ऐसा ही ऑप्शन क्या होता डाला था तो घबरा जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं। आप अगर देखना चाहते हो ध्यान से समझ सकते हो कि अब जब भी क्या होगा कि आवर्धन की बात होगी तो वो हमेशा क्या होगा, एक ही चीज हो सकता है, वह तो होगा आभासी और सीधा, और खासकर अगर प्लस में होगा तब, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
उत्तल दर्पण का उपयोग है ना, यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन बार बार आ गई है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में है ना क्यों किया जाता है, खासकर साइड मिरर के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन में पता है यहाँ पे है आपका कि क्योंकि यह उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र, क्या बोला है, दृष्टि क्षेत्र यानी कि फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। एकदम ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का काम क्या होता है कि प्रतिबिंब को छोटा बनाता है, लेकिन क्या होता है उसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी वस्तु है ना, बोला गया यहाँ पे यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा, रखने पर या सामने अनंत पर, सॉरी, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सिंपल सी बात है, जब भी क्या होगा कि किसी वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एक ही जगह पर बनेगा, वो आपको पता है। ध्यान से समझिए, इसमें आपको देना है कि वक्रता केंद्र पे, तो ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि वक्रता केंद्र पे अगर प्रतिबिंब रहेगी तो उसके जैसा ही बनेगा। दूसरा बोला गया है कि ध्रुव और फोकस के बीच में, क्या ये सही है नहीं है आपको बताना होगा, तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है आपका कि मुख्य फोकस पर या फोकस पर, चौथा अनंत पर। तो अब बोला गया यहाँ पे कि अनंत पर रखा गया, तो ऑप्शन में हटा दीजिए ना, ये हटाएगा क्योंकि ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन में आपका बचा ऑप्शन क्या होगा, 14 का सी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस यानी कि फोकस पे रखा जाता है, ठीक ना। अगला यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलीय दर्पण का है ना सही सूत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का सही सूत्र होता है, इसमें बोला गया। तो आंसर में क्या होगा, ध्यान से समझिए, आपने पढ़ा होगा 1/1 जो होता है v प्लस में 1 क्या होता है, u इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है ना। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें से एक भी ऐसा लग रहा ही रहा। लेकिन ऑप्शन में आपको चूज करना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। तो आपका जो आंसर होगा 1 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो 1/v माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये होगा। अब यहाँ पे प्लस देना चाहिए था ऐसे भी, तो यहाँ पर वैसा भी नहीं। तो याद रखिएगा कि इसको क्या कहा गया है कि वस्तु की दूरी माइनस होती है, इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या किया गया है कि माइनस कर दिया गया, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे माइनस कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे ए होगा, ठीक ना। याद रखिएगा 15 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r 50 सेंटीमीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। अगर मान लीजिए बोला गया कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आप समझते होंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो f क्या होगा, बराबर में r कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बट्टे में क्या है 2 है, 2 का 2 और 25 दूना कितना होता है 50 होता है। यानी कि f जो आपका निकलेगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि वस्तु का आभासी है ना, आभासी का मतलब होता है, अभी कभी कभी नाम आभासी का काल्पनिक होता है, इसको भी याद रखिएगा, काल्पनिक कहिए चाहे आभासी कहिए, ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ था। और बराबर प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है ना? किसी वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल साफ है कि अवतल दर्पण में बोला है ना, तो आभासी और बोल रहा है कि बराबर, उत्तल दर्पण बोल रहा है या समतल दर्पण बोला है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका बहुत ही आसान है, टाइपिंग कीजिए, मतलब देखिए कि कौन सा आंसर है ना, टाइपिंग करके भेजिए इसमें कि कौन सा आंसर है, ठीक ना। अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपको बताना है। बताइए जल्दी, क्योंकि आसान है कि अवतल दर्पण बनेगा क्या, ये तो हजामत के लिए किया जाता है, सोचिए। और उसके बाद उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, इसमें से क्या होगा आपको ये भी बताना है। तो जब भी क्या होगा कि आपको पूछेगा ना कि आभासी, और यहाँ पे एक बात समझिएगा, बराबर की बात बोलेगा तो यहाँ पे याद रखिएगा, बराबर जब भी बोलेगा तो एक ही हो सकता है, वो हो सकता है आपका समतल होगा। क्योंकि समतल में क्या होता है कि वस्तु का जो आकार होता है ना, वस्तु का जो आकार होता है, वस्तु का आकार की बात करें तो वो समान होता है ना, जितना आकार होगा मेरा उतना ही आकार उसमें ही होगा, ठीक है, इसलिए समान होता है। समझ में बात आई। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक 17 का। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अवतल दर्पण में, यहाँ पे बोला गया है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु को यानी कि सी और एफ के बीच रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब वक्रता के अंदर फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको ये पूछ रहा है, ठीक ना। ध्यान से समझिए कि जब भी बोलेगा कि एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि वक्रता केंद्र और एफ के बीच रखा गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आंसर आपका साफ है। इसमें से बताया गया है कि दर्पण के पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, इसको काट दीजिए। वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनेगा नहीं, आपको पता होगा, इसको भी काट दीजिए।
फोकस पे बोल रहा है तो फोकस पे रखेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो पता है कि इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और एक ऑप्शन आपका है सी और अनंत के बीच, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है, बोला गया है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु क्या होता है, अनंत पर होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन बोला गया वक्रता केंद्र पर, होगा ही नहीं, ध्रुव पर, होगा ही नहीं, या कहीं नहीं। इनमें से ऑप्शन होगा आपका कि फोकस पर होता है लेकिन दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि सी, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, यानी कि बोला है कि सी से कम होगा या ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जब भी प्रकाश की चाल की बात होगी, है ना, प्रकाश की चाल की बात होगी, तो आपको पता है कि आपने जाना होगा कि पानी में हाँ, सबसे पहले बात है कि प्रकाश, है ना, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात बोले तो प्रकाश में प्रकाश की चाल जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। दूसरी बात क्या होता है, पानी की बात करें तो आपको पता होगा कि 2 लाख कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर होता है ना, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कांच की बात है तो कांच में क्या होता है कि 2 लाख, है ना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है इसमें, यानी कि उसकी गति होती है, जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना। और निर्वात की बात करें तो प्रकाश की अगर चाल की बात करोगे, ये यहाँ पे हवा की बात हो रही है, ठीक ना, हवा बोल लो या बोल लीजिए क्या, निर्वात बोल लीजिए, ठीक ना। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा होती है, इन्हें पूछेगा आपको कि ऐसा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में, हवा में, पानी में या कांच में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, हमेशा अगर दोनों होगा तो इसमें सबसे ज्यादा होगा निर्वात, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे यह है कि निर्वात में प्रकाश की चाल है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा, सी से अधिक होगा, सी से कम होगा, सी के बराबर होगा। इनमें से कोई ऑप्शन आपका होगा कि सी से कम होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है और यहाँ पे पता है कि आपको पता है कि कांच में प्रकाश की चाल इतना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला होगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक ना। अगला यहाँ पे कि किसी दर्पण का उपयोग, है ना, किसी दर्पण का उपयोग, है ना, किस दर्पण का उपयोग चेहरे देखने के लिए सामान्यतः घरों में उपयोग किया जाता है। ये आंसर आप तो हंसते हंसते दीजिएगा भाई, ये है आसान है, आराम से मार लेंगे, लेकिन ये ऑप्शन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अवतल बोला गया जो कि बिल्कुल नहीं होगा, उत्तल बोला गया ये भी नहीं होगा, समतल होगा, ऑप्शन आपका यही होगा। समतल ही एक ऐसा है जिसमें हम क्या करते हैं, सामान्यतः घरों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला गया यहाँ पे कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा कब बनता है। अवतल दर्पण में बोला गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक यानी कि छोटा कब बनता है, वास्तविक होगा तो उल्टा तो होगा, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो बोला गया कि 22 का ऑप्शन आपका ये है कि जब भी बोला है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा कब बनता है, ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है क्या होता है, जब वस्तु, यहाँ पे बोला गया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है, तो आपको पता है कि छोटा और वास्तविक बता, वक्रता केंद्र पर क्या होगा कि समान प्रतिबिंब बनेगा, तो ये होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब वस्तु सी और अनंत के बीच होता है, तो ऑप्शन आपका यही होगा कि जब वस्तु क्या होगा वक्रता केंद्र पर और यहाँ पे अनंत के बीच में रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक और छोटा बनेगा, है ना, क्योंकि ये फोकस पर रखेंगे तो अनंत में बनेगा और जब से ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो आप जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे वी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन में दिया गया केवल नियमित परावर्तन पे, उसके बाद बोला गया कि केवल विस्तृत परावर्तन पे, और अगला है कि नियमित और विस्तृत दोनों परावर्तन में, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के जो परावर्तन का नियम लागू होता है वो सभी चीजों में लागू होता है, यानी कि सभी परावर्तक चीजों पर लागू होता है, खास अगर ऊर्ध्वधि नहीं रहेगा तब। लेकिन ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियमित में भी होता है और यहाँ पे क्या होता है, और विस्तृत में भी होता है, ठीक है ना। देखा जाए तो दोनों ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे क्या है, सही है, नियमित और विस्तृत दोनों परावर्तन में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। आपको पता है कि अगर कोई यहाँ पे आपका मान लीजिए ये एक दर्पण है और आप जानते हैं कि ये आपका यहाँ पे ध्रुव है और ये आपका वक्रता केंद्र, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बात बोल रहा है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक गुजरती है तो इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो एक सरल रेखा होती है, क्या होती है, यानी कि बोला गया यहाँ पे सरल रेखा, क्या बोला गया,
सरल रेखा, तो ये जो सरल रेखा होता है ये किसे कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपको याद रखना होगा, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 24 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप, है ना, किस दर्पण से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण हो सकता है। अगर आपने इतना यहाँ पर समझना है कि कहता है कि अगर कोई ऐसा दर्पण जहां अगर आप ठहरा होते तो आपका जो प्रतिबिंब होता है, चाहे आप कितना भी ठहरा क्यों ना हो, कितना भी दूरी पर खड़ा क्यों ना हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वो बोला है कि सीधा प्रतीत होता है। वो एक ही दर्पण होगा, इसमें ऑप्शन क्या है, केवल समतल, केवल उत्तल, या तो समतल, या तो अथवा ये केवल उत्तल। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बताया गया कि कौन होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे याद रखिएगा वो की है 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा 25 का यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ए हो जाएगा, ठीक ना, यस, केवल समतल नहीं, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन ए भी होगा, ठीक ना, केवल समतल भी हो सकता है, केवल उत्तल भी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो, सी हो जाएगा, ठीक ना, समतल भी होगा और याद रखिएगा उत्तल भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि समतल का भी प्रतिबिंब एकदम सीधा बनाता है और यहाँ पे उत्तल का भी होता है सीधा बना, क्योंकि ये टेढ़ तो होता नहीं है, ठीक ना, बस थोड़ा सा छोटा बनाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रतीत हो सकता है दर्पण, है ना, तो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, केवल सीधा की बात हो रही है, इसलिए ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि आप प्रकाश एक तरंग है, आपसे पूछा गया कि प्रकाश एक तरंग है, इसमें बोला गया ऑप्शन आपका यहाँ पे कि हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग है, नहीं है, केवल कण है, इनमें से कोई नहीं। तो समझिए केवल कण की बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रकाश एक ऊर्जा होता है, ठीक, ये चलेगा नहीं। ऑप्शन में आपका जो होगा यहाँ पे हाँ विद्युतीय चुंबकीय है, ठीक ना, क्योंकि इनमें से नहीं का ऑप्शन तो कोई है ही नहीं, केवल कण की बात है तो यही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका हो जाएगा हाँ विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पे क्या आपका अगला क्वेश्चन, यदि m यानी कि आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब, यदि m यहाँ पे ध्यान से समझना होगा, यदि आप यहाँ पे बताया गया है यदि m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब, है ना, कैसा होता है। देखिए अगर बोला जाएगा आपको m यानी कि धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि ऑप्शन के साथ में आपको समझना है, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा और आभासी और उल्टा। आवर्धन मतलब हो गया m, ठीक ना, तो आपने देखा होगा कि वास्तविक और, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और m बराबर आपको पता होगा कि क्या होता है, h डैश बट्टे में क्या होता है, h होता है। तो यहाँ पे बोला गया कि प्लस में होता है तो क्या होगा ऑप्शन, तो आपको पता होगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि यस वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा या सीधा होगा। ऑप्शन आपका बहुत ही आसान है, आपको आभासी उल्टा की बात बोलेगा ये ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि धनात्मक है, वास्तविक और सीधा बोलेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, और एक सीधा की बात बोला गया। अगला बोला कि वास्तविक उल्टा, ठीक, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा आभासी और सीधा होगा। देखिए इसके बारे में जब आवर्धन सूत्र हम बताए होंगे तो वहां पे आपको पता होगा क्या होता है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव पर, किस जगह पे, अवतल दर्पण के यहाँ बोला गया ध्रुव पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर ध्रुव पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, है ना, वक्रता केंद्र पे बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन क्या है आपका, ध्रुव पर बनेगा या और कुछ होगा तो आपको बताना होगा, ठीक ना। 28 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पता होगा कि जब भी कोई वस्तु को हम क्या करते हैं ध्रुव पर रखते हैं तो ऑप्शन हमेशा क्या होगा कि कोई कहीं नहीं जाएगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव पर ही बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे क्या होता है ना कि आप हो ही नहीं सकता है, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु क्या हो रहा है कि अवसर दर्पण के ध्रुव पर है, तो ध्रुव पर रखेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के ध्रुव पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऑप्शन वही आ गया, ठीक ना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किरणों को एक ही बिंदु पर, है ना, सिकोड़ने यानी कि सिकोड़ने वाले दर्पण को क्या कहते हैं। तो आपको बताया कि इकट्ठा जो करेगा उस दर्पण का नाम क्या है, वो बोला गया, इकट्ठा अगर करेगा तो उस दर्पण का नाम क्या है ये बताया गया। तो आपको पता है कि उत्तल होगा दर्पण क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल उत्तल दर्पण होता तो ये हो जाता है ना, अपसारी दर्पण। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि आपको बोला गया कि कौन सा है जो इकट्ठा करने का काम करता है, सिकुड़ने का काम करता है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाए, क्योंकि अभिसरित करती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा, गोलीय
दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को किस अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी से सूचित किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि गोलीय दर्पण के आवर्धन कहाँ बोला गया है? आवर्धन सूत्र m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यानी कि v किस प्रदर्शित करता है? वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, या आपको बोला गया है कि क्या बोला, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या। इसमें से बताइए आपको इसमें से कौन सा होगा, ठीक, क्योंकि ये आसान है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं और वस्तु को हम किससे सूचित करते हैं? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31 का यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, है ना, क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान से समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे आप अगर देखे होंगे कि कुछ भी अगर प्रकाश का किरण होता है तो बोला गया है कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से, कोई भी दर्पण से अगर टकराकर परावर्तित होती है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाता है। ऐसा होगा कि अगर कोई ऐसा होगा कि टकराएगा तो चाल बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन गलत हो जाएगा। चाल कम हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में क्या? चाल शून्य हो जाती है, ये चाल अपरिवर्तित रहती है। देखिए चाल में ना कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, वैसा ही रहता है ना, कभी भी नहीं बदलता है चाल, ठीक है ना, समझ में बात आ रही? कभी नहीं बदलेगा, ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बायां हिस्सा दाएं दिखाई देना की घटना को क्या कहते हैं? तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो पार्श्विक विस्थापन के बारे में अगर आपको पता है तो आपको इतना याद रखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन के अनुसार से आपको पता होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी आईना में देखना चाहते हैं, खासकर समतल में, तो जब आप राइट हैंड उठाइएगा तो लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट उठाइएगा तो राइट दिखेगा। इसका मतलब होगा कि इसका एक ही आंसर होगा, वो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे? समतल दर्पण द्वारा, देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बायां हिस्सा दायां दिखाई देने की घटना को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अपवर्तन बोला गया है, नहीं होगा, पार्श्विक विस्थापन होगा। क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी माइनस है ना 15 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण किस प्रकार का, ठीक है ना, का होगा, ठीक है ना, का है ना। इसे समझिए कि यदि कोई दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो माइनस 15 सेंटीमीटर है, यानी कि माइनस में दिख रहा है, तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा, ठीक ना। ऑप्शन आपका यहाँ पे बताना है, ठीक ना। देखिए जब भी हम आपको बताएगा ना कि फोकस दूरी की बात करेगा तो ये माइनस में आएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बता दिया जाएगा। प्लस में जो होता है आपका धनात्मक होता है, यानी कि उत्तल होगा। समतल की बात करें तो इसका अनंती की बात हो जाए, और यहाँ पे सी की बात किया जाए, अवतल की बात करें तो यही है जिसका क्या होगा? ऋणात्मक में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यदि किसी दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक में है, ये कितना भी हो, तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होगा? सी ही होगा, यानी कि अवतल दर्पण होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे अच्छी सतह कौन सी मानी जाती है? खुरदरी, पारदर्शी कांच, गहरे या गहरे रंग की लकड़ी या पॉलिश की हुई खींचनी से। सब समझ एक बात होता है कि अगर प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे अच्छी सतह की कौन सी मानी जाती है, तो अच्छी सतह क्या होता है? आपने अगर कभी पढ़ा होगा कि जब सतह की बात आती है तो आपको वहां पे पता होगा कि एक ऐसा सतह जहां से प्रकाश अच्छी तरह से परावर्तित हो जाती है। खुरदरी होगा, प्रकाश आएगा तो ऐसे से खुरदरी होगा, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ आएगा इधर चला जाएगा, इधर होकर इधर चला जाएगा, तो ये खुरदरी तो होगा नहीं, ऑप्शन गलत कर दिए। पारदर्शी कांच की बात करिएगा, ये भी नहीं होगा, प्रकाश आर पार कर जाएगा, है ना। गहरे रंग की लकड़ी की क्या ऑप्शन है? ये भी गलत होगा, है ना। पॉलिश की हुई चिकनी सतह, जैसे दर्पण की अगर बात करोगे तो अगर चिकनी सतह होगा जिसे हम परावर्तक सतह कहते हैं, उससे भी होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष की बात हो रही है, ध्यान से समझिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि एक्स अक्ष की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां क्या मानी जाती है? अगर कोई मुख्य, आपने चिन्ह परिपाटी में देखा होगा कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से है ना, तो इस प्रकार से आपका y है ना, आप यहाँ पे समझते हैं, आपका देखा जाए ये x है, ठीक ना।
अब यहाँ पे बोला गया -x और यहाँ पे संपर्क होगा, आपके यहाँ पे क्या होगा, x की बात हो रही है ना। तो आपको बोला गया यहाँ पे कि अगर ऊपर की बात बोला जाएगा तो क्या होगा, ये हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में होता है। ये क्या होगा, माइनस में होगा, ये क्या होगा, माइनस में होगा, और ये हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऊपर की बात हो रही तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी अगर ऊपर की जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक में होगा। ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की गई मापी गई दूरियां क्या मानी जाती हैं। तो अब जस्ट देखा था कि आपने ऊपर तो प्लस और नीचे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक ना। अगला ऑप्शन क्या है आपका, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है, ठीक ना, बोला गया यहाँ पे कि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो आपको पता है क्या होता है कि ये मान लीजिए इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, परावर्तक सतह कहते हैं। मान लीजिए कोई किरण आके इस पे टकराता है, ठीक है ना, तो इस किरण का नाम क्या है, आपको पता होगा। इस किरण का नाम क्या होता है, आपतित किरण होता है। ठीक ना, आपतित क्या होता है, आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण है। और यहाँ से आके परावर्तित हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आप समझते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अगर बात यहाँ पे बोला गया कि एक बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है, बीच में अभिलंब होता है। ठीक ना। और आगे बाद देखा जाए जिस बिंदु पे पड़ता है इसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसी सब के सहायता से इसके और इसके सहायता से बीच में एक कोण बनता है जिसका नाम है कि आपतन कोण। इसका नाम क्या है, आपतन कोण कहते हैं हम लोग। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं, जो आई से सूचित किया जाता है। और इसी के बीच में कोण बनता है आई, जिसे हम क्या करते हैं, अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन होता है, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण कहते हैं। समझ में बात आ रही। तो जब भी यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लीजिए कि ये आपतन कोण जो है, क्या है यहाँ पे बोला गया कि आपतन कोण की मान है कि मान लीजिए कि 30 डिग्री है तो ये बराबर है, तो यहाँ पे परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा, परावर्तन कोण का अगर बात करोगे तो यहाँ पे मान कितना होगा, इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, 30 होगा, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। जब भी मैंने बताया था कि अवतल दर्पण के जब भी कोई वस्तु को अगर फोकस पर रखेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा, तो अनंत पे बनेगा। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होगा। फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे बनेगा। ठीक ना, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गलियों के स्ट्रीट लाइट है ना, गलियों में जो स्ट्रीट लाइट होती है, हाँ लाइट होती है, में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कोई गलियों के लिए, जैसे कि पुराने जमाने में जो सुनार लोग हुआ करते थे, वो अपने दुकान को सुरक्षित करने के लिए वहां पे क्या करते थे, उत्तर दर्पण का उपयोग करते थे, है ना, किसी चीजों को देखने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तर दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u का चिन्ह हमेशा कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होगा, और आगे है कि शून्य या हमेशा ऋणात्मक होता है। तो आपको ऑप्शन में बताना क्या होता है, तो ऑप्शन में हमेशा ऋणात्मक होगा, हमेशा धनात्मक होगा, या कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक होगा। इसमें से आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने देखा था u के बारे में, तो ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। समझ में बात आई। ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, धनात्मक कभी ऋणात्मक तो होगा नहीं, हमेशा धनात्मक होगा नहीं, शून्य ये हमेशा ऋणात्मक ही होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या की बात है 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे f बराबर क्या होता है, r बाई क्या होता है 2 होता है, और f बराबर में क्या होता है, r आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और बटे में 2 कटेगा, कितना मतलब है 10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, 10 होगा, और किस में आएगा, तो प्लस में होगा। ठीक ना, उत्तल है इसलिए प्लस में होगा, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, इस तीनों की बात है तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 42 का सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या समतल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है क्या। ऑप्शन क्या होगा, क्या समतल दर्पण कभी वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कभी नहीं, हाँ यदि वस्तु आभासी हो, हाँ यदि वस्तु बहुत दूर हो, हाँ यदि दर्पण को पानी में रखा जाए। यार ये ऑप्शन क्या है, गलत तो होगा, क्योंकि हाँ यदि दर्पण को पानी में रखा जाए, ऑप्शन में लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लग रहा है।
गलत होगा। हाँ, यदि वस्तु बहुत दूर हो, ये भी नहीं होगा। दूर होगा तब को लग रहा है कि समतल दर्पण कई वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, बहुत दूर। उल्टा तो होगा नहीं, ऑप्शन भी आपका गलत होगा। कभी नहीं, ये कथी है कभी नहीं, पता ही नहीं चलता है। ऑप्शन आपका सिंपल सी बात है, ये होगा कि हाँ यदि वस्तु क्या होगा, आभासी होगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब क्या बना देगा, ऑप्शन आभासी सॉरी वास्तविक जरूर बना लेगा। और अब समतल दर्पण के जितना आगे खड़ा होइएगा आपका प्रतिबिंब उतना ही है, लेकिन समान बनाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनते हैं। यदि कोई वस्तु, है ना, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, समतल दर्पण आप आईना में देख रहे होंगे ना मुंह, तो जितना दूरी में रहिएगा ना वो बता रहा है, ठीक है ना, रखिए। तो दर्पण की प्रतिबिंब की बात बोल रही है, क्या होगी अगर आप समतल दर्पण के जितने दूरी पर हैं, ठीक है, जितने दूरी पे हैं, तो आपका प्रतिबिंब उसके अंदर कितना दूरी पे बनेगा ये बता रहा है, तो उतना ही दूरी पे बनेगा, जितना होगा उतना ही दूरी पे, यानी कि आपका आंसर भी क्या होगा, बी होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि यदि आप एक समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, एक बोला गया कि एक समतल दर्पण है, ठीक है ना, इस पे क्या करें कि आप यहां से लेके 2 मीटर की दूरी पे खड़े हुए, ठीक है ना, यहां से लेके इसका दूरी 2 मीटर पे खड़े हैं, तो आपके जो प्रतिबिंब होगा यानी कि इमेज जो होगा के बीच की कुल दूरी कितनी होगी, तो भाई 2 मीटर इधर होगा तो 2 मीटर इधर भी ना होगा, 2 मीटर यहां से भी होगा। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी की अगर बात करें, है ना, तो इसका भी क्या है, 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका 4 होगा, क्योंकि 2 इधर है वस्तु की दूरी और उधर भी अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब की दूरी है। इसका मतलब होगा कि दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किस प्रकार की, ठीक है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, ठीक है ना, तरंग की बात बोला है जिसके कारण यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, जहां पे हवा नहीं होता है, और इसी वजह से वो क्या करता है, वहां पे क्या करता है, तैर पाता है, मतलब तैर नहीं पाता है, वो गति कर पाती है। तो उसमें पूछना है कि इसका कौन सा तरंग है ना, किस प्रकार का तरंग है, तो याद रखिएगा बोला गया कि अनुदैर्ध्य तरंग है ना, जैसे कि ध्वनि की बात, ध्वनि है क्या प्रकाश, इसमें ध्वनि की बात हो रही है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसको काट दीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंग की बात हो रहा है, यांत्रिक तरंग की बात हो रही है, इनमें से कोई नहीं, तो यांत्रिक तरंग भी नहीं है ना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ऑप्शन डी भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से एक है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए निर्वात में क्या कर पाता है, गति कर पाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है, फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच का संबंध की बात बोल रहा है ना। फोकस दूरी आप समझते हैं कि f के बारे में बोला गया, अब बोला गया है कि v भी बताया गया है और u भी बताया गया, इसके बीच में आप संबंध बता दीजिए। तो आप पढ़ेंगे 1/v + 1/u = 1/f, यानी कि आपने पढ़ा होगा, तो इसमें से कौन है आपको बताना है, क्या होगा वो, v + u होगा या f होगा, ये नहीं होगा, हाँ, 1/v + 1/u = 1/f या 1/v + 1/f = 1/v या f बराबर है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से आपको छांटना है कि क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका इसमें दोनों में से क्या करना है, छांटना है कि इसमें से क्या होगा। ऑप्शन आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन देख सकते हो। देखो 46 का आप क्या होता है, आप समझिए, आपने देखा 1/v + 1/ क्या होता है, f = क्या होता है, 1/u होता है ना, 1/, है ना, 1/u = 1/f होता है, आपने ये देखा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि 1/v है, प्लस में क्या है 1/u है और इक्वल टू क्या है 1/f है, ये सही होगा, या प्लस में 1/v + 1/f = 1/u, ये सही है। ऑप्शन आपको यही दोनों में से बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि 1/v + 1/u = 1/f, इसका ही मिल रहा है क्या, मिल रहा है, ऑप्शन वही होगा जो मिल रहा है, क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक ना। कुछ ऑप्शन देते हैं ताकि आप टाइपिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण को पानी के अंदर डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति की मुंह जो है अगर पानी के अंदर डुबा देगा तो मुंह निकालने के बाद क्या होगा, उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा क्या, नहीं ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर किसी वस्तु, किसी अवतल दर्पण की को पानी के अगर अंदर में डुबो दिया जाएगा तो उसकी फोकस दूरी में कोई कमी नहीं होगी, तो बोला कि बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगा, सुना, याद रखिएगा ये ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं। एक चीज हो सकता है कि ये अपरिवर्तित रहे, क्योंकि ये इसका जो बदलाव कोई बदल नहीं होगा, कोई बदला ही नहीं हो सकता है, कोई बदलेगा ही नहीं, ठीक है ना, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, इसलिए अपरिवर्तित ही रहेगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कागज प्रकाश के लिए होते हैं। आप देखे होंगे कि आपने पढ़ा होगा तीन चीज के बारे में। एक होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा पारदर्शी, एक पढ़ा होगा आप लोगों को पारदर्शी, दूसरा पढ़ा होगा पारभासी के बारे में, पारभासी के बारे में, तीसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने क्या, तीसरा पढ़ा होगा अपारदर्शी के बारे में। कितना पढ़ा होगा आप लोगों ने यहाँ पे, है ना, अपारदर्शी के बारे में, ठीक ना, अपारदर्शी। तो आपको पता है कि पारदर्शी क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे आसानी से पार नहीं होता है, यानी कि आंशिक रूप से पार होता है, उसे पारभासी कहते हैं। जिससे प्रकाश पार ही नहीं होता उसे अपारदर्शी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वो पारदर्शी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। अपारदर्शी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पारभासी होगा, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देखते हैं, जैसे हमारा आंख का पलक, इसमें से थोड़ा थोड़ा अनुभव कर पाते हैं कि कोई चीजों को देख लेते हैं, ठीक ना। अगला क्या है क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रतिकृति क्या होती है। वास्तविक और सीधा और आभासी और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, इसमें से क्या होगा। ये क्वेश्चन दोबारा आ गई तो आपको आंसर देना है कि इसमें से क्या होगा। वास्तविक और सीधा होगा क्या, आभासी और उल्टा होगा क्या, आभासी और सीधा होगा या वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका आसान है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया इसलिए आपको ये जवाब देना है ना, क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा वास्तविक और सीधा, होगा क्या, गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, आभासी उल्टा, होगा क्या, सही है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक, समझ में बात आई। इसलिए आपको अगर देखना होगा कि इसमें समझना है क्या है, तो आभासी रहेगा, इसका मतलब होगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ पर रखिएगा आभासी और, अरे ना गलत हो गया, ठीक ना, आभासी उल्टा सीधा होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, है ना, आभासी और उल्टा। हाँ, ऑप्शन ठीक है। चलिए यही है, फिलहाल मिला के देखा जाए हम लोगों ने तो क्या किया कि 50 के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया था, कल देखा था, और आज हम लोगों ने क्या किया कि 50 और देखा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देख लिए थे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे, खासकर पहला चैप्टर के बारे में, ठीक ना। पहला जो चैप्टर है आपका, उसमें हम लोगों ने क्या किया कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा, और 100 और होगा, ठीक ना, और बनाएंगे, छोटे से छोटे क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि आप सबको पढ़ के जाइएगा तो कहीं ना कहीं मिलेगा, और बड़ा चीज नहीं पूछता, और भी बताएंगे आपको कैसा कैसा होता है, ठीक ना। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो आप लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इनका फायदा उठा सके, ठीक ना, और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।